है ना। आप लोग का बाबू आज क्लास कितना बजे है? 12:30 बजे है ना। ज्योग्राफी का आप लोग सभी लोग ज्योग्राफी लेके आइएगा। ओनली फॉर जिसका एग्जाम है फरवरी में वही लेके आएगा आना है, ठीक ना। बाकी किसी को नहीं आना है। बात समझ में आया? किसी को अलाउड नहीं है। देखो बाबू स्केच कहाँ है? वहाँ पे होगा। कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का चैप्टर? कहाँ तक हो गया था? सेकंड चैप्टर चल रहा था ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय हम लोग कल देखे थे। जीडीपी देखे थे, जीएनपी, और एक रह गया था क्या? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक देखे थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और एक क्या था? एनएनपी, ना एनपी नहीं था, जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ना। यही था ना 3 गो। तो एक रह गया था आप लोग का खुशी बाबू। आप लोग का चल रहा है चैप्टर 2 किसका? इकोनॉमिक्स का ना। हमको क्या पढ़ना था? एनएनपी ना बाबू। इसका फुल फॉर्म क्या है एनएनपी का? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ए बात ना, देखिए यहाँ से एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया ना। जीडीपी कल बता दिए थे कि जो जिससे कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका आय आता है, जिससे आय आता है, तो कहाँ का आय इंक्लूड करेंगे जीडीपी में? सिर्फ और सिर्फ अपने देश के ही सीमा के अंदर, है ना। जितना भी देश, चाहे विदेशी का है ना कि भारत में कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका भी आय अपने में जो जीडीपी में जुड़ेंगे। भले भारतीय कोई गया है विदेश में कमाने, उसका जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। जीडीपी क्या रहता है? खाली देश के अंदर जितना भी इनकम हो रहा है सब आय को जीडीपी में शामिल किया जाता है, टोटल, देश ले बाहर एक भी नहीं। जीएनपी में क्या था पता है? जीएनपी में क्या था बाबू? सीधी से था, हाँ, जीडीपी में विदेशी और प्लस में देशी दोनों का अंतर को घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है आपका? जीएनपी। जीडीपी में क्या क्या घटाते हैं? तो घटाते हैं विदेशी कितना, भारतीय जाके विदेश में कितना कमाया है, अब विदेशी भारत में कितना कमाया है, दोनों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, और किस में जोड़ देते हैं? जीडीपी में। क्या निकल जाता है? जीएनपी। यही ना था। अब जानते हैं कि जब एक्स और वाई उसमें दिए थे हम, कि एक्स को कहते हैं कुछ ही भारतीय विदेश में जाके काम कर रहा है, उसको दिए थे, उसका कितना आया है। और वाई क्या दिए थे? कि विदेशी भारत में काम कर रहा है। जब एक्स और वाई का वैल्यू बराबर हो जाता है तो क्या होता है? हाँ, जीडीपी बराबर जीएनपी, दोनों होता था ना इक्वल, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एनएनपी रह गया बाबू आप लोग का। देखिए एनएनपी निकालने के लिए सीधा सा तरीका क्या है, हम आप लोग को बताते हैं बाबू। जीएनपी में से माइनस कर देना आपको। जैसे कोई वस्तु होता है ना प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कोई सामान है आप कहीं से लेके आ रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टूट फूट जाता है, नहीं टूट फूट जाता है? तो वही करना कुछ नहीं है, आपको जीएनपी पहले निकाल लेना है। एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी निकालना है। जीएनपी में से जितना डैमेज हुआ है, जितना डैमेज हुआ है उसके मूल्य को घटा देते हैं। देखिए एनएनपी बहुत सिंपल है। जीएनपी माइनस क्या निकालना है? डी। डी से क्या होता है? जैसे कोई सामान टूट गया, चाहे कोई घिस गया, नहीं होता है, तो उसकी वैल्यूएशन कम ना हो जाता है बाबू, घिसावट की वजह से। डी का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प डिफरे डिफ डिप्रेशिएट बोला जाता है, या फिर आप उसको डैमेज बोलिए ना यार।
बात समझे कैसे कह रहे हैं? जैसे कहने का मतलब ये है ना कि जीएनपी में से आपको डी को माइनस कर देना है। डी का मतलब कोई वस्तु डैमेज हुआ उसका कितना है मूल्य। जैसे कोई मान लीजिए कोई भी सामान लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो टूट गया, देखेंगे उसका कीमत कितना टूटा है, कितना उसका वैल्यू लगता है, तो उस वैल्यू का करते हैं जीएनपी में से घटा देते हैं। लेकिन पहले पहले आपको जीएनपी निकालना पड़ेगा। जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई क्या निकलता है? जीएनपी। इतना ही तो है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय नेट माने शुद्ध हो जाता है। इंक थोड़ा कम हो गया, इसमें डालना पड़ेगा। एक सेकेंड। अगला क्या आप लोग का? एनडीपी है ना। चौथा क्या है? एनडीपी। एन से क्या होता है? नेट, और डी से क्या होता है जी? एनएसपी होता है ना? है एनडीपी है। जीडीपी का क्या होता है? हाँ, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहिएगा? शुद्ध है घरेलू उत्पाद। एनडीपी कैसे निकलता है? एनडीपी एनडीपी कैसे निकलता है? जीडीपी में से माइनस करना है। सिर्फ क्या करना है? जीडीपी में से माइनस। तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या निकाल देना है? डी। डी जो डैमेज हुआ है वस्तु का मूल्य। क्या निकाल गया आपका? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसका नेट नेशनल प्रोडक्ट। याद नहीं हुआ? क्या दिक्कत? अच्छा ना, देखो पहले इसको समझो यार। क्या है आपका? एनएनपी आपको तीन चारों पढ़ा देना, चार गो, तीन को बताए थे, एक और बता दें एक्स्ट्रा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में तीन तरह से बताए थे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एक और बता दिए एनडीपी। चार गो हो गया ना बाबू? चारों का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। जीडीपी में किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते हैं, ये सब पूछता है एग्जाम में आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। ओके, आगे देखें, आगे पढ़ें बाबू। आगे क्या है आप लोग का? राष्ट्रीय आय की क्या है बाबू? राष्ट्रीय आय की गणना। क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देते हैं गणना। इससे पहले कल पूछे थे क्वेश्चन आप लोग के लिए, याद है आप लोग को? दादा भाई नौरोजी के पुस्तक पूछे थे, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू आप लोग का, उधर छोड़ देते हैं पूरा ताकि पढ़ाना है ना उधर साइड। देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला भारतीय। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। नारोजी लिखा था ना, कुछ भी हो। दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाए कब? 68 है क्या? 67 है? 67 में ना? नहीं 67 होगा, 67 होगा बेटे, देखिएगा कितना है? 67 होगा, 67 होगा, हमको जहाँ तक आइडिया है 68 बा। ठीक बा, ठीक बा बाबू, कर दे रहे हैं। देखिए अरे दिया है तो देखिएगा ना, आप लोग जो गूगल पे सर्च मारेगा देखिएगा, 1868 से लेके दिया है 1900, ना 1800 दिया है, 79 तक दिया है यहाँ। खोज अनुमान कोई लगाया, कोई जांच पड़ताल,
किया उसका, क्या बाबू, उसको रोको तो बाबू। है ना। सुनिए, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की पहले अनुमान लगाए थे ना। कब लगाए थे? 1868 में। इसको याद रखिएगा। क्या, देखिए अपने उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? बाबू रे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी ये पुस्तक थी, है ना। इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा था? प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितना है? 20 रुपया है ना। इस पुस्तक में लिखे थे, क्या लिखे थे? कि प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय, इसी पुस्तक में लिखे थे। पहले था, इसे नहीं था पहले। हीरो, पहले 20 रुपया वार्षिक था, महीना सही सालाना था, वार्षिक था 20 रुपया। पहले आप लोग को मालूम, दादा अपने दादा से पूछिएगा ना तो बताएंगे कि पहले मंथली मिलता था 90 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया। कब का बता रहे हैं आपको बात? 1960-70 का बता रहे हैं आपको बात। उस समय था, मंथली था कितना? 90 रुपया। एक महीना में जो कमा रहा था इंसान, कितना मिलता था? 90 रुपया। लेकिन 90 रुपये भी वैल्यूएशन तो वही था ना, ज़्यादा सामान मिलता था। 1 रुपये का सामान पूरा एक झोरा। अब 1 रुपया कहीं गिरे तो छोड़ दिया आदमी, छोड़ दा हटा ना, कहीं गिरे तो छोड़ नहीं आदमी देता है, छोड़ देता है हटा, भूला गया तो भूल गया। 10 रुपये गिरता आदमी खोजने नहीं जाएगा, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा बेचारा खोज लेता है। वो बेचारा के 5 रुपया नली में 5 रुपये नली में गिर गया। कहाँ जाएगा तुम, कहाँ जाएगा? निकाल के दम लिए भाई, बोले 5 रुपया के साबुन लगा दिया देह में। देख बाबू, हो गई, हम देख लेनी। देखा, सुनिए, तो पुस्तक क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कर लीजिएगा, है ना। बहुत फेमस है ना पुस्तक का नाम। इसी पुस्तक में बाबू, एक सेकंड, इसी पुस्तक में क्या लिखे थे? कि प्रति व्यक्ति की जो वार्षिक आय है 20 रुपया है। 1800 कब? 67 में। 68 हाँ, 68। वही 1867-68 भूल जाते हैं भाई, पता ना कैसे कैसे लिखता है हिंदी वाला। 67-68, 1868 ऐसे बोलिए। 68 है, 67 है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितना है? 20 रुपया है। दादा भाई नौरोजी की कथन थी, बोले थे, ठीक ना, अनुमान लगाए थे कि 20 रुपया है। कब की बात, देख लो कब की बात है। आपके दादा नहीं होंगे इस समय, आपके दादा होंगे क्या? ना, आपके छर दादा, लकड़ दादा, नकड़ दादा होंगे। नकड़ दादा। राष्ट्रीय आय देख ले हम लोग, गणना बाबू रे, राष्ट्रीय आय की गणना देख लेते हैं। क्या राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरह से होती है? पहला कौन है? उत्पादन विधि। दूसरा होगा आपका आय विधि। तीसरा क्या होगा आपका? व्यय, खर्च। क्या होगा? उत्पादन विधि से एक, आय विधि से एक, व्यय विधि से। राष्ट्रीय आय की आदमी गणना कर सकता है। गणना माने काउंटिंग, कितना आय है। पहला, अगर कितना प्रोडक्शन हो रहा है बाबू, सुनिए ना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से आदमी अनुमान लगा लेता है, मतलब आय की गणना कर लेता है कि मेरा इनकम कितना होगा। कितना प्रोडक्शन बना है, कितना उत्पाद, हम कितना मटेरियल बना दिए हैं, उससे आता है अनुमान। दूसरा, कितना हम कमा रहे हो तो सीधा से बुझा गया,
मेरे पास कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस है पता चल जाएगा, उससे कितना आया है। मतलब राष्ट्रीय आय गणना कर सकता है। आय आदमी आय को देख करके इसका कितना इनकम है, इसका कितना इनकम है, उस तरह से क्या लगा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकता है। ए का का घट गई। उत्पादन विधि से इंसान क्या लगा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकता है। कितना मेरा प्रोडक्शन हो गया है सामान का। दूसरा, कितना इनकम प्रति व्यक्ति की है उसे भी लगा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकता है। तीसरा, कितना खर्च हुआ उसे भी लगा सकता है। खर्च पे कौन तो बताया था, कौन था, पीगू ना फिशर था, फिशर था, पीगू नहीं था। पीगू तो मुद्रा के मौद्रिक दिया था परिभाषा राष्ट्रीय आय की। तीसरा पीगू था, उपभोग पे खर्च बताया था वो, राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन दिया था। अब पहला था सेवा था वस्तु वगैरह पर दिया था, कौन, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अच्छा, राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, तो उन कठिनाइयों को बताइए आप लोग। राष्ट्रीय आय की पहला क्या है, हाँ, इकट्ठा करने में, तो थर्ड वाला हो गया। एक वो क्या होता है, आदमी को किसी किसी वस्तु की क्या हो जाती है, दोहरी गणना, दोबारा काउंटिंग हो जाता है किसी किसी चीज का, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। ए वीडियो स्टॉप कर दो बाबू थोड़ा, एक सेकेंड, तो उसे पीट लें पहले। इसलिए आप लोग हल्ला मत कीजिए बाबू, डिस्टर्ब होता है दूसरों को। हम पढ़ाते हैं, हमको डिस्टर्ब हो जाता है। हम क्या पढ़ाएं समझ में नहीं, क्या हमको पढ़ाना है। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, आप भी समझिए, हमको भी समझने दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधि से होता है, 3 विधि से। उत्पादन, आय, व्यय। उत्पादन, आय, व्यय। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, 3 गो। राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई होती है, किसी चीज की ना दोबारा भी काउंटिंग हो जाता है। आपको दे दी जाए कोई चीज, आपको नहीं होता है, कोई सामान दे देते हैं तो लगता है कि इसको गिन लिए हैं और छोड़ दिए उसको, वो परेशानी है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, उसको गिन लिए फिर दोबारा गिन लिए ना वाला, कोई कोई वस्तु काउंट करने में। तो वही होता है, आय की गणना करने में क्या होता है, दोहरा गणना की संभावना भी हो जाती है, कभी कभी दोबारा उसकी काउंटिंग हो जाता है, गिनती हो जाती है। मूल्य को भी, कीमत को भी मापने में थोड़ा सा परेशानी होती है। 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में 3 कठिनाइयाँ, ये लिख दीजिएगा तो आपका एग्जाम में 2-3 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का एग्जाम पेपर होगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको, 5 नंबर तो कभी नहीं देगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना हो गया 3 विधि। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास की क्रियाएं। क्या देखते हैं बाबू, देखिए, विकास क्रिया। देखिए, विकास क्रिया कब कब होती है बताइए तो। विकास की क्रिया, देखिए हम आपको बताए होंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, एक और हो सकता है प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि। बताइए, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगा। बस समझिए, राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि है, यानी प्रति व्यक्ति की आय में अगर वृद्धि होना होगा, इस सब के चलिए, इस सब का आय ठीक ठाक है तो राष्ट्रीय आय इसका मतलब ठीक है का। तो विकास क्रिया किस पे निर्भर करती है, तो प्रति व्यक्ति आय, अच्छा है, राष्ट्रीय आय, ठीक ना। ये दोनों से क्या हो जाता है, सुधार किस चीज में हो जाता है, ये दोनों से किस चीज का सुधार हो जाता है, आर्थिक, आर्थिक विकास।
ये और ये ठीक है देश का, तो उसका क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास में वृद्धि। माने कहने देखिए, आर्थिक जब भी आता है ना, तो आर्थिक मतलब धन दौलत से संबंधित, ठीक ना, पैसा से संबंधित। तो आपका अगर प्रति व्यक्ति की आय ठीक ठाक है, तो उसका अर्थव्यवस्था घर का कैसा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और उसका पूरे देश की क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था वो भी ठीक रहेगा। राष्ट्रीय मतलब पूरा देश का, प्रति व्यक्ति मतलब परिवार के, प्रति व्यक्ति आय से क्या फायदा है, पारिवारिक का। राष्ट्रीय आय ठीक है, तो आपके देश में कभी कहीं बेरोजगारी नहीं है, इसका मतलब गरीबी कहीं नहीं है, इस सब का प्रति व्यक्ति आय ठीक है। कुल मिला के राष्ट्रीय आय, एक एक परिवार ले तो उसका क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति के लिए। वो दोनों में वृद्धि, इसमें वृद्धि होगा, इसका मतलब क्या है, आर्थिक विकास में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसमें भी अगर वृद्धि हो रहा है राष्ट्रीय आय में, इसका मतलब आर्थिक विकास में वृद्धि हो रहा है पूरे देश के लिए, है पूरा है, इसके तुलना में पूरे देश में। इसके तुलना में क्या होगा, परिवार ले लीजिए एक तरह से ना, जिसका राष्ट्रीय आय ठीक है, इसका मतलब देश का पूरा क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक है ना। प्रति व्यक्ति की आय अगर सही है, मतलब उसका घर का स्थिति ठीक है, सिचुएशन, अर्थव्यवस्था। तो विकास की क्रिया इसी पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी जाइए लेकिन इसको मत भूलिएगा। पूछता एग्जाम में बता दें आपको, ये पूछेगा आपसे, एक जीडीपी पूछ सकता है, एक जीएनपी, बाकी हाई सब नहीं पूछेगा आपसे। देखिए ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो बता दे रहा हूँ नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है ना। 2-3 को पॉइंट बताया ना आपको, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, तो 3 को क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें से। बाकी एक ये पूछेगा राष्ट्रीय आय गणना, राष्ट्रीय आय की कठिनाई, बस ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ओके, अब देख लेते हैं बाबू कि प्रति व्यक्ति आय, आप लोग को पहला भी चैप्टर बता दिए हैं। बताइए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हाँ, हाँ। मैंने ये भी सोच रहा था हम क्या बोलेंगे, मतलब बोलने से पहले दिमाग में उठा लिया क्या बोलना है आंसर। अरे बकलोल, किस राज्य की किस राज्य की एचडीआई सबसे अधिक है। किस राज्य की एचडीआई सबसे अधिक है। हाँ, सबसे एचडीआई कम। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पटना, कहाँ के, पटना। रोहतास साक्षरता दर में आगे है, शिक्षित लोग ज्यादा है रोहतास में। क्या बोले हैं, क्या पूछे क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है अधिक, पटना के। अब प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की है। सुनिए क्वेश्चन, हम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे कम है। एक सेकेंड, क्लास बंद करने चल जाएगा, ठीक है। अब 2 मिनट शांतिपूर्वक बैठा रहो एकदम। क्या हो गया, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार के। अरे यार हम क्या बोल, अरे हमने क्या पूछा क्वेश्चन, आपसे पूछे हमने, प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले में सबसे कम है। शिवहर, कहाँ के। और सबसे अधिक किस जिला का है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति किस राज्य की, और सबसे कम किस राज्य की। बिहार। बिहार में 2 याद कर लेना, पटना और शिवहर। पटना और शिवहर, पटना का अधिक है और शिवहर का कम है, नहीं होता है ऐसे। तो 4 को पॉइंट बताए ना आपको, लिखना जरूरी नहीं है। तो बाबू इरेजर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कौन कौन बोले हैं बोलिए तो। किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे क्या है, किसका, गोवा का। सेकंड क्या बोले हैं, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसका।
बिहार। बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम? शिवहर। किसका? शिवहर। याद हो जाएगा ना? 4 पॉइंट। किस राज्य का अधिक है? गोवा के। कम किसका है? बिहार का। बिहार में किस जिले का अच्छा है? पटना का। और शिवहर सबसे कम है। आपको HDI बताए थे, HDI किसका? HDI सबसे अधिक है? केरल। कम? बिहार के ना। हो गया ना बाबू? आगे पूरा एरिया चेक बताते हैं, ठीक ना? पूरा मिटा लेते हैं बाबू रे। सुनिए, हम लोगों ने क्या देखा कि विकास की क्रिया में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की योगदान होती है। विकास की क्रिया में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय का योगदान होता है ना राष्ट्रीय विकास क्रिया में। विकास की क्रिया में बताए थे ना यहाँ पे, विकास की क्रिया में किसका किसका योगदान होता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति की आय। उससे क्या होता है? आर्थिक स्थिति का सुधर जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? गरीबी का बहुत कम अभाव है, मतलब गरीबी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, बेरोजगारी ज़्यादा नहीं है। प्रति व्यक्ति की देखिए, आप अल्टीमेटली समझिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होना चाहिए? कम की ज़्यादा? ज़्यादा होगा। क्या राष्ट्रीय आय अगर अधिक तो प्रति व्यक्ति आय की अधिक। तो विकास क्रिया में योगदान दे रहा है कि नहीं? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो आगे हम लोग देखेंगे बाबू CSO। क्या देखना है हमको? देखिए तो आप लोग CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीय सांख्यिकी कैसे कहता है बाबू? चल ठीक है, देख लेना। संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए CSO एक संस्था है ना, इसका काम क्या है? गरीबी का अनुमान, देश का गरीबी का अनुमान लगाता है और राष्ट्रीय आय की आंकड़ों को प्रकाशित करता है, हाईलाइट करता है, दिखाता है कि राष्ट्रीय आय की कितनी आंकड़ा जा रही है देश की। तो 2 चीज का अनुमान लगाता है, किसका? एक गरीबी का अनुमान लगाता है, इसका काम था, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू? राष्ट्रीय आय की यही ना था, लेकिन अभी CSO कार्यरत नहीं है। अभी CSO कार्यरत है नहीं, अभी मतलब ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 चीज देखिए, 2019 तक काम किया है, सब है ना बाबू। देखिए 2019 तक CSO और एक कौन चल रहा था? NSSO एक काम कौन कर रहा था? CSO ये संस्था है, ये भी एक क्या है? संस्था है। दोनों एक कार्य था कब तक? 2019 तक। लेकिन अभी कौन है वर्तमान में? कौन है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या इसका? नेशनल स्टैट क्या है? ऑफिस का स्पेलिंग ऐसे रहता है ना। वर्तमान में यही काम कर रहा है। ये क्या हो गया?
देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये रहेगा यहाँ पे। देखो तो अभी कौन काम कर रहा है, गरीबी का अनुमान कौन लगा रहा है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित कौन कर रहा है, NSO। ये सब बंद हो गया, CSO NSSO ये सब बंद हो गया। ये सब अमेरिका का संस्था है, यहाँ का संस्था नहीं है। नेशनल अमेरिका में, हाँ ठीक है। देखे ठीक बोला, हंसने वाली कौन बात है भाई। अच्छा तो क्वेश्चन पूछा है, देखिए हम बताते हैं। अगर आपको एक सेकेंड, अगर आपसे अगर इसका सुनिए ना बाबू, CSO का अगर संस्था पूछता है ना तो हम बता देते हैं, ठीक है। CSO का संस्था पूछते बताते हैं, कहाँ है पूछते बताते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी बता देते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ना। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। इससे आपको एग्जाम से कोई थी लगाव नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए इसको। नहीं तो जरूरी है कि हम बताते, जरूर कन्फर्म बताते हैं आगे, तो जरूर आता है मटेरियल में। इस नहीं है इसका मतलब आपके बुक में नहीं है, आपके बुक से सिलेबस से आउट ऑफ नहीं है, कहीं भी नहीं है, कोनो बुक में नहीं है आपका। तो यहीं तक आपका क्या होता है, चैप्टर खत्म रहता है ना। दो चैप्टर समाप्त हो गया कै दिन में, 5 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो गया ना। 2 चैप्टर कै दिन लगा, 5 दिन, 5 डेज। 2 चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया है, ठीक है ना। सुनिए अब आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछ लें, दो बाबू। ओहो दो बाबू। चैप्टर का नाम क्या है दूसरा, चुप रहिए आप मत बोलिए, अंग्रेजी बोलती हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय आ रहा है तब बोलो। चलिए आप बताइएगा। अब बताइए, सुनिए, जो नहीं याद होगा उसका याद करना है ना, क्या समझ में है ना। जो इसमें से नहीं आता है मटेरियल में आपको याद करना जरूरी है उसको। बताइए, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी। 8 से 9, 2008-9 बता रहे हैं, बताइए तो। 25,494, 25,494, लगभग 25,000 रुपये याद रखिएगा। किसके अनुसार, 2008 और 9 के अनुसार। टोटल मटेरियल में आपको मिल जाएगा लास्ट पॉइंट में, ठीक है, खोजिएगा तो। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी, आज़ादी से पहले कैसा था, कृषि पर निर्भर था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार, ठीक है, कौन कौन। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। आगे बढ़िए। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, इनमें से दोनों कौन होगा। दोहन भी किया और शोषण भी किया। आप सभी लोग जान पाएंगे इससे कि पोषण तो किया नहीं, दोहन किया फिर शोषण किया, दोनों होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, बढ़ता गया कि स्थिर रहा कि घटता गया। प्राथमिक क्षेत्र का मांग क्या हो गया, धीरे धीरे घटता गया, क्योंकि कल कारखाने लगने लगे, इंडस्ट्री लगने लगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बहुत अच्छा। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक, प्रतिरोधी, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। क्या है, पूरक, उल्टा क्या है, पूरक, एक दूसरे का पूरक है। देखिएगा ये सब कोई पूछा नहीं एग्जाम में, बट ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। फालतू फालतू क्वेश्चन दिया है, सब नहीं एग्जाम पूछेगा। बाबू सुनिए, सतत विकास क्या है, नहीं पूछा कभी। सतत विकास क्या है, पहला ऑप्शन देते हैं आपको, अपने तथा आने वाली संतति का केवल अपना, केवल दूसरों का, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अपने तथा आने वाली संतति का केवल, वही है सतत विकास। कहीं सतत विकास आप लोग को लिखवाए हैं डेफिनेशन, ज्योग्राफी में क्या है? देखिए, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। बोले तो आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। पहला ऑप्शन दिया है मानसिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है बौद्धिक और तीसरा डी है आपका उपयुक्त तीनों। मानसिक से भी कमा लेता है कुछ, अर्जित कर शारीरिक से भी, अब बौद्धिक मतलब ज्ञान से। सही है? नहीं है सही। आपका 11 नंबर का दिया है, इनमें से तीनों सब रहेगा सभी। क्या प्रोग्रेशन बताएं इसका? ठीक है, सभी सभी ओके। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी ना। बहुत अच्छा। सुनिए, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? लगान। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? विकसित राज्यों में ऊंची होती है क्या? पूंजी पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, उपयुक्त तीनों। क्या होगा? दिया है प्रति व्यक्ति आय। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? विकसित राज्य में सबसे ऊंचा राज्य है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल क्या क्या है? वस्तुओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, या फिर सेवाओं का मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। 17 का बोलिए आंसर। ये में दिया है वस्तु और सेवा दोनों का मूल्य, ऑप्शन दिया है आंसर में, ठीक दिया है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? सुनिएगा, कुल उत्पादन एवं उत्पादन किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बताइएगा तो आंसर बताइए। नहीं यार, तो पूछना भाई मेरे। अभी आप लोग को तीसरा पॉइंट क्या पढ़ाए हैं? एनएनपी। उसका फॉर्मूला क्या बताए हैं? जीडीपी माइनस बताए हैं, जीडीपी माइनस बताए हैं ना ना, कि जीएनपी, सॉरी जीएनपी बताए हैं सर, जीएनपी ना, डी। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी क्या होता है बताइए। इसका आंसर दिया है, सही दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर दिया आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी दिया है, एनएनपी दिया है। एनएनपी निकालने का तरीका क्या है? तो कहिएगा कुल राष्ट्रीय आय, माने ग्रॉस, जीएनपी क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल होता है ना, सकल मीन्स क्या होता है? कुल ही ना होता है। कुल राष्ट्रीय आय में से ना कितना आप उत्पादन को खर्च करते हैं उसको माइनस कर दे, क्या निकल जाएगा? जीएनपी। लेकिन हम क्या आपको सिखाए हैं कि जो डी होता है ना, डी जो डैमेज, जो घिसावट से खत्म हो जाता है, उसको माइनस करना है जीएनपी में से। तो वही बात है, खर्च हो गया चाहे नष्ट हो गया, बात समझिए इस चीज को कर रहे हैं। डैमेज हो गया चाहे नष्ट हो गया, चाहे उसके मूल्य को माइनस कर दिए, वही ना है। शुद्ध दिया है इसमें आंसर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला दिया है राष्ट्रीय, नहीं, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल क्या है? राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? ऑप्शन दिया पहला केवल सकल घरेलू उत्पाद, बी दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी दिया उपयुक्त तीनों। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में क्या दिया है? केवल सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीडीपी। ये भी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है ना। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये भी हो गया आपका, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये तो हो ही गया, पहला है जीडीपी भी होगा राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय में नहीं होगा। राष्ट्रीय आय की धारणा में ये भी होगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी तीनों शामिल होगा। राष्ट्रीय आय की धारणा में तीनों शामिल होगा, कौन कौन? जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। आपको तीनों के ऊपर ध्यान देना है। हम चौथा बोले ना कि नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा।
कहा था एनडीपी नहीं पूछेगा आपसे, एनडीपी नहीं पूछेगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष क्या था लगाने वाला? पहला वो कब लगा था? किस वर्ष अनुमान लगाया गया था? 68 में। हाँ, क्या लगाए थे दादा भाई? भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी कितनी? राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों होगा। सही बात है। हम लोगों ने क्या देखा? उत्पादन विधि पहला क्या देखा हम लोगों ने, और दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? व्यय, आय व्यय सब था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? चलिए बाबू लिख देते हैं, पूछ दिया तो लिख देते हैं। कब किया गया था बताइए तो? 1954 में। कब किया गया था? आप लोग भी लिख लीजिएगा। CSO की स्थापना कब हुई थी? जो पूछ दिया उसको लिख देते हैं। बाबू आप लोग लिख लीजिएगा तब मटेरियल में, लिख लीजिएगा मटेरियल में, इसमें लिख दीजिए। आगे बोलते हैं बाबू। कब हुआ था बाबू CSO की स्थापना? 1954 में। कब? 1954 में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। बहुत अच्छा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में से किसे शामिल किया गया है? डायरेक्ट कर, ये सब आगे पढ़ेंगे। कर, आय कर, व्यय कर, सब आगे पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि, सेवा, औद्योगिक? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बाबू रे सुनिए ना, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? कोई बताए तरीका से। उपभोग माने खर्चा, आय माइनस खर्चा बराबर क्या आता है? क्या बताती हैं, समझ में नहीं आता। हम बोले कि आय इनकम माइनस खर्चा बराबर क्या होता है? बचत ना होता है बाबू। अरे आय कितना है, कितना खर्चा किया, क्या मिलता है आपको? बचत। 10,000 आय है, आप 5,000 खर्चा करते हैं तो कितना अंतर, कितना बचेगा? तो बचत ना बचेगा, सेविंग मनी ना, बचत होगा। क्या होगा? बचत। एक वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? बाबू रे, प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। शॉर्ट में बताइए तो उसको, शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म कीजिए उसको। PCI। हाँ बहुत अच्छा। PCI तो दिया है, क्वेश्चन दिया है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, क्वेश्चन का दिया है, सुनिए। PCI का अभिप्राय है, क्वेश्चन दिया है PCI का क्या है? अभिप्राय है। ऑप्शन दिया है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? ये होगा ना, पर कैपिटा इनकम।
निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान में से सभी किसका होगा? ठीक कह रही है, रुपया है। बहुत अच्छा, तीनों का होगा। नेपाल का भी क्या है, रुपया चलता है कि और कुछ चल रहा है, टाका उका? तब बताइए जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का? इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र दिया है, सर्विस। ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर आपको खत्म उधर नहीं है। देखिए जो भी, अगर आपको दे बाबू सुनिए, आप लोग को जब चैप्टर हम पढ़ा दे रहे हैं ना, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव उसको देखिए थोड़ा ध्यान से, है ना, बढ़िया से बैठ के एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टोटल मिल जाता है, मिलता है ना, खत्म के बाद देख लीजिएगा, होगा मटेरियल में आपको, तो टोटल का मिल जाएगा एक बार आपको क्वेश्चन। ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होगा, उसको आप समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। क्लास यहीं तक रहेगा।